हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेविल्स इन द माइंड में। इस चैनल पे मैं आपके साथ सच्ची भूतिया कहानी शेयर करूंगा, जिसका एक्सपीरियंस या तो मुझे खुद हुआ है या मेरे किसी दोस्तों को, या फिर मुझे वो स्टोरी किसी ना किसी ने सुनाई हो। तो आगे बढ़ते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी पे। ये मेरे इस चैनल पे पहली स्टोरी है और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम ऐसी भयानक और डरावनी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये बात जब की है जब मैं 20 या 21 साल का था। यहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर्स को कुछ नाम दे रहा हूँ ताकि आप स्टोरी से अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इस स्टोरी के अंदर जो लड़का है जिसके साथ ये सारा एक्सपीरियंस हुआ था, उसका नाम मनीष है। मनीष की उम्र 18 या 19 साल की थी। वो अभी अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट कर रहा था। मनीष बैकग्राउंड में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके पापा एक काफ़ी गरीब मज़दूर थे। उनके पास एक छोटा सा मकान था, मगर मनीष की पढ़ाई अच्छे से हो पाए इस वजह से उसके पापा ने उसे पहली मंजिल के ऊपर एक कमरा रहने के लिए दे दिया, जिसमें उसके साथ एक किराएदार भी रहा करते थे जिनका नाम अनिल था। तो मनीष अपनी सारी पढ़ाई उस कमरे में रह के करता था और जो उनके साथ अंकल रहा करते थे अनिल, वो रात में सोने के लिए आया करते थे और बाकी टाइम वो अपना काम किया करते थे। अनिल अंकल ज़मीन पे सो जाया करते थे और मनीष अपने बेड पे पढ़ते पढ़ते कभी रात के 11 बजे कभी रात के 12 बजे सो जाया करते थे। उस कमरे के अंदर कभी भी उनको ऐसा कुछ भूतिया एहसास नहीं हुआ था। ये बात जब की है जब अनिल अंकल के एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और उनको उनके दोस्तों ने फ़ोन किया कि उनके दोस्त कुमार का एक्सीडेंट हो गया है और तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आओ। अनिल अंकल अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कुमार काफ़ी बुरी हालत में है और इस टाइम आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर उनको कहते हैं कि हम लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद ये बच ना पाए क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरह छिल चुकी है और जगह जगह से काफ़ी हड्डियाँ भी टूटी हैं। कुमार की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40 से 45 बरस के ही थे और उनका एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी थी और साथ ही साथ पत्नी थी। उस टाइम उनकी पत्नी, बेटा और बेटी गांव में होते हैं, इसलिए कुमार को देखने के लिए सिर्फ अनिल अंकल और बाकी के दोस्त ही थे। 2 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद कुमार को डिस्चार्ज करते हैं और ओपीडी में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस टाइम पर भी कुमार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे से बात कर पाएँ या फिर कुछ बता पाएँ कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ। मगर आसपास से सुनने को मिला कि कुमार जब अपनी फैक्ट्री से निकलते हैं तो उन्हें एक टाटा 407 दिखाई देता है, जिसमें वो लोग लिफ्ट लेते हैं। उस टाइम कुमार रात के 9 बजे निकले थे। टाटा 407 के ड्राइवर ने हल्की हल्की दारू पी हुई थी, जिससे वो थोड़ा नशे में था, मगर वो गाड़ी ठीक से चला पा रहा था। आगे वो एक मोड़ पे जाता है और अपने टेम्पो को राइट हैंड साइड मोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि उस ड्राइवर को उस मोड़ के ऊपर काला जादू किया हुआ, या फिर आप कहें तो कुछ चढ़ावा जो हम बोलते हैं, जो कि अक्सर लोग चौराहे पे रख के जाते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और टेम्पो जो था वो उल्टे हाथ की तरफ पलट गया। कुमार, जो कि उल्टे तरफ सीट पे बैठे हुए थे, वो अचानक से दरवाज़ा खुलने की वजह से दरवाजे और टेम्पो के बीच में आ जाते हैं और रोड से जाके टकराते हैं। टेम्पो तकरीबन 10-15 फुट तक घसीटता हुआ जाता है। इस बीच में कुमार टेम्पो और रोड के बीच में पूरी तरह फंसे हुए होते हैं। जब टेम्पो को बाद में लिफ्ट करके उठाया जाता है तो नीचे से कुमार को भी निकाला जाता है। कुमार की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मगर ओपीडी में शिफ्ट होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि अब कुमार धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे और शायद 2 हफ्ते में हम इनको घर भेज देंगे। गांव से उनके बीवी और बच्चे भी आ जाते हैं। अनिल अंकल उनको हॉस्पिटल में छोड़ के घर आते हैं और हफ्ते 10 दिन के अंदर 2 या 3 बार उनको देखने के लिए भी जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद कुमार अंकल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद कुमार अंकल अपने घर पे जाते हैं, आराम करते हैं और डॉक्टर की सलाह से वो रेगुलर ओपीडी चेकअप के लिए 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं। जब कुमार अंकल
अपने रेगुलर ओपीडी चेकअप के लिए आते हैं। तो उस टाइम वो अच्छा महसूस कर रहे थे, हॉस्पिटल में भी वो बिल्कुल ठीक थे। पहली मंजिल पे डॉक्टर को चेक कराने के बाद वो नीचे उतर रहे थे। अचानक से सीढ़ियों पे उन्हें चक्कर आते हैं और वो पहली मंजिल से सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके बेहोश हो जाते हैं। आसपास का हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें उठाता है और दोबारा ओपीडी में एडमिट करता है। जिस डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था वो डॉक्टर दोबारा आता है, कुमार अंकल को चेक करता है, मगर पता चलता है कुमार अंकल की तो मौत हो चुकी है। डॉक्टर काफ़ी शौक था कि कुमार अंकल इतने अच्छे से रिकवर कर रहे थे, अचानक से क्या हुआ, इनकी मौत कैसे होगी वो नहीं समझ पाते। मगर फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उनके परिवार को इत्तला कर देते हैं कि अब कुमार इस दुनिया में नहीं है। ये खबर अनिल अंकल तक पहुंचती है। अनिल अंकल और उनके 3 दोस्त वापस हॉस्पिटल भागते हैं। पता चलता है कि कुमार की बॉडी को अंतिम अग्नि के लिए जमुना पार भेज दिया गया है। वो वहाँ से उस एम्बुलेंस का पीछा करते हुए जमुना पार शमशान घाट पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके अंतिम क्रियाक्रम की सारी तैयारियाँ हो रही हैं। क्योंकि वो उनके काफ़ी गहरे दोस्त थे, वो काफ़ी समय तक वहाँ रुकते हैं और जब तक सारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो वहीं रहते हैं। उसके बाद अनिल अंकल और बाकी के उनके 3 दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। अनिल अंकल रात को अपने कमरे में सोते हैं और अगले दिन काफ़ी बुरी हालत में उठते हैं। मनीष के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, ऐसे ऐसे कुमार की डेथ हो गई तो उस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मनीष को भी ये बात समझ नहीं आती, मगर मनीष क्योंकि कुमार अंकल और अनिल अंकल को दोनों को जानता था, तो वो भी समझता है कि शायद ये बात बिल्कुल ठीक है और अनिल अंकल उसी वजह से परेशान है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनिल अंकल रात के समय में हिम्मत करके मनीष को सारी बातें बताते हैं। हुआ ये कि जिस दिन अनिल अंकल कुमार अंकल को अग्नि दे के वापस आते हैं, उस दिन रात को 12 से 1 बजे के बीच में उनकी अचानक से नींद खुलती है। उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपने में है, बट वो महसूस करते हैं कि सपने में नहीं है, वो अभी जगे हुए हैं। कुमार अंकल किसी एक दूसरे आदमी के साथ उनके सामने आते हैं और आकर जिस बिस्तर पे मनीष सोया करता था उसके साथ आकर बैठ जाते हैं। ना ही कुमार अंकल ना ही वो दूसरा आदमी कुछ भी कहता है, बस अनिल अंकल को देखता रहता है। काफ़ी देर देखने के बाद वो उठ के जाने लगते हैं और एक बार पीछे पलट के दोबारा से अनिल अंकल को देखते हैं। उनके देखते ही कुमार अंकल और उसके जो साथ व्यक्ति था, उन दोनों का ही चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक हो जाता है। इस दृश्य को देखते ही अनिल अंकल इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो सपने में ही पसीने पसीने हो जाते हैं। अनिल अंकल को ये बात नहीं समझ में आई कि वो सपने में थे या वो जगे हुए थे, मगर ये हादसा उनको अंदर तक दहला देता है। कुछ दिनों के बाद वो चारों दोस्त दोबारा मिलते हैं और एक दूसरे से कुमार अंकल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बातों बातों में चारों लोग ये एग्री करते हैं कि उन सब लोगों ने उस रात में 12 से 1 बजे के बीच में एक ही टाइम पे सेम यही सपना देखा था। अब ये महज संयोग था या सच में ऐसा हुआ, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर मनीष को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती हैं। उसके बाद मनीष कुछ दिनों तक अकेला उस कमरे में नहीं सो पाता, मगर क्योंकि अनिल अंकल उनके साथ सोया करते थे तो वो दोनों आज भी उसी कमरे में रह रहे हैं। मुझे ये कहानी मनीष ने ही भेजी थी और मनीष के अकॉर्डिंगली शायद कुमार अंकल ये चाहते थे कि उनके परिवार की देखरेख अच्छे से हो, इसी वजह से वो अपने दोस्तों से मिलने आए थे। और चारों दोस्तों के पास इसलिए आए क्योंकि वो चारों दोस्त एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आप इससे और बेहतर और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।